चैप्टर 11 थिंकिंग लाइक ए ट्रेडर। यदि आप मुझे ट्रेडिंग को सिंपल वे में डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा कि यह एक पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम है। हम पैटर्न पहचान करने, रिस्क डिफाइन करने और प्रॉफिट बुकिंग लेवल डिफाइन करने के लिए मार्केट एनालिसिस का यूज करते हैं। ट्रेड या तो काम करता है या नहीं, किसी भी स्थिति में हम अगले ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। यह कहने में इतना आसान लगता है, लेकिन यह इतना आसान है नहीं। वास्तव में ट्रेडिंग शायद सबसे कठिन प्रोफेशन में से एक है जिस पर हम महारत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की जरूरत है, बल्कि सच इसके ठीक विपरीत है। क्योंकि जितना आप सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, इससे आप उतने ही कम सक्सेसफुल होंगे। ट्रेडिंग कठिन इसलिए है क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी की स्थिति में काम करना पड़ता है, भले ही आपका एनालिसिस कभी कभी पूरी तरह से सही साबित हो जाए। इस प्रकार के अनसर्टेनिटी के वातावरण में काम करने के लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को ठीक से मैनेज करना होगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को ठीक से मैनेज करने के लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि आप बिना किसी संदेह के 5 फंडामेंटल ट्रुथ में बिलीव कर सकें। इस चैप्टर में मैं आपको एक ट्रेडिंग एक्सरसाइज देने जा रहा हूं जो मार्केट के इन ट्रुथ्स को आपके मेंटल एनवायरनमेंट में फंक्शनल लेवल पर इंटीग्रेट करेगा। इस प्रोसेस में मैं आपको एक ट्रेडर के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज, मैकेनिकल स्टेज। इस स्टेज में आप लिमिटलेस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आवश्यक सेल्फ कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करेंगे। किसी ट्रेडिंग सिस्टम को एरर फ्री तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। अपने माइंड को प्रोबेबिलिटीज में सोचने के लिए ट्रेंड करेंगे और एक ट्रेडर के रूप में अपनी कंसिस्टेंसी में स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बिलीफ जनरेट करेंगे। जब आप यह फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेंगे तो आप ट्रेडिंग के लिए सब्जेक्टिव स्टेज में आगे बढ़ेंगे। इस स्टेज में आपने मार्केट मूवमेंट के नेचर के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग करेंगे। इस स्टेज में बहुत अधिक फ्रीडम है, इसलिए आपको पिछले चैप्टर में डिस्क्राइब्ड किसी भी अनसॉल्व्ड सेल्फ एवोल्यूशन मैटर्स के परिणाम स्वरूप होने वाली ट्रेडिंग मिस्टेक्स को मॉनिटर करना सीखना होगा। थर्ड स्टेज इंट्यूटिव स्टेज है। इंट्यूटिवली ट्रेडिंग करना डेवलपमेंट का सबसे एडवांस्ड स्टेज है। यह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बराबर है। अंतर यह है कि आप इंट्यूटिव या सहज होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंटरनल ह्यूमन प्रॉपर्टी है। यह हमारे लॉजिकली नॉलेज से नहीं आता है। हमारे माइंड का लॉजिकल पार्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेशन में बिलीव नहीं करता है जिसे वह नहीं समझ पाता है। यह महसूस करना कि कुछ होने वाला है उस चीज से बिल्कुल अलग है जिसे हम लॉजिकली जानते हैं। मैंने कई ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनके पास आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता था, लेकिन वे केवल खुद के लॉजिक के अनुसार एक्ट करते थे, ना कि अपने इंटरनल नॉलेज के अनुसार। बेशक अगर उन्होंने अपने नॉलेज को फॉलो किया होता तो उन्हें सेटिस्फाइड रिजल्ट प्राप्त होता, किंतु आम तौर पर उनका रिजल्ट बहुत ही अनसेटिस्फाइड होता था, क्योंकि उनके माइंड का लॉजिकल पार्ट उनके नॉलेज पर हावी हो जाता था और वे अपने ज्ञान की बजाय अपने लॉजिक के अनुसार रिएक्ट करते थे। द मैकेनिकल स्टेज। ट्रेडिंग का मैकेनिकल स्टेज स्पेशली उस तरह के ट्रेडिंग स्किल्स जैसे बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटीज में सोचने के लिए डिजाइन किया गया है जो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए मजबूर करेगा। मैं कंसिस्टेंट रिजल्ट को कंसिस्टेंट अपवर्ड इक्विटी कर्व के रूप में डिफाइन करता हूं, जिसमें केवल सिंपल ड्रॉडाउन्स हैं जो कि उन अपॉर्चुनिटीज के नेचुरल परिणाम हैं जो कि काम नहीं करते हैं। एक विनिंग ट्रेडिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के अलावा कंसिस्टेंट ग्रोइंग इक्विटी कर्व प्राप्त करने के लिए सेंसिटिविटी को ठीक तरीके से एलिमिनेट करना इस पुस्तक में सिखाया गया है, जो फियर, एक्साइटमेंट या सेल्फ एवोल्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग मिस्टेक्स का कारण हो सकता है। एरर को रिमूव करने और सेल्फ एवोल्यूशन को डेवलप करने के लिए उन स्किल्स को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता होगी जो कि साइकोलॉजिकल नेचर की हैं। स्किल्स साइकोलॉजिकल हैं क्योंकि यह एक प्रकार से बिलीफ है। याद रखें कि जिन बिलीफ से हम काम करते हैं वे हमारे मेंटल स्टेट को निर्धारित करते हैं और हमारे अनुभवों को इस तरीके से शेप देते हैं कि हम जो सत्य मानते हैं उसी धारणा या बिलीफ को सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई भी बिलीफ एनवायरमेंटल सिचुएशन के सापेक्ष कितना सही है, यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वह हमारे कितने फेवर में है। यदि एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट रिजल्ट देना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो यह बिलीफ पैदा करना कि मैं कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हूं
एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में कार्य करेगा, जो आपके बिलीफ, इंटरप्रिटेशन, एक्सपेक्टेशन और कार्यों को इस तरीके से मैनेज करेगा जो आपके बिलीफ को सेटिस्फाई करते हैं। एक इफेक्टिव बिलीफ पैदा करना कि मैं कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हूं को सक्सेस के कई सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ सिद्धांत निस्संदेह ट्रेडिंग के बारे में आपके द्वारा पहले से एस्टेब्लिश्ड कुछ बिलीफ के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। यह परिस्थिति उस लड़के से अलग नहीं है जो अन्य बच्चों की तरह बनना चाहता था, जो कुत्तों के साथ खेलने से नहीं डरते थे। वह भी वैसे ही बनना चाहता था जो उसे शुरू में असंभव लग रहा था। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे परिवर्तन की एक प्रोसेस में कदम रखना पड़ा। इसकी टेक्निक बिल्कुल सरल थी। उसने जो हासिल करना चाहा उस पर ध्यान केंद्रित किया, जितना हो सके उतना कठिन प्रयास किया और धीरे धीरे उसने परस्पर विरोधी बिलीफ्स को इनएक्टिव कर दिया और उन बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग किया जो उसकी इच्छा के अनुरूप थे। यदि आपकी भी इसी प्रकार की इच्छा है तो आपको अपने आप को एक कंसिस्टेंट विनर में बदलने की प्रोसेस में कदम रखना होगा। जब व्यक्तिगत परिवर्तन की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आप में बदलाव लाने की स्वयं की इच्छा, आपके इरादे और तीव्र इच्छा शक्ति। यदि ये लक्षण मौजूद हैं तो आंतरिक बाधाओं की परवाह किए बिना आप जो चाहें फाइनली वह जरूर अचीव होगा। ऑब्जर्व योरसेल्फ। कंसिस्टेंसी लाने की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप यह ऑब्जर्व करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर के रूप में हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं उसका योगदान होता है और इसलिए वह हमारी मेंटल सिस्टम में कुछ बिलीफ्स को पुष्ट करता है। चूंकि कंसिस्टेंट बनने की प्रोसेस साइकोलॉजिकल नेचर की है, इसलिए आपको अपने विभिन्न साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू करना होगा और अपने स्वयं के विचारों, शब्दों और कार्यों का ऑब्जर्वर बनना होगा। ट्रेडिंग एरर समाप्त करने के खिलाफ फर्स्ट स्टेप यह है कि आप इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। यदि आप इस प्रकार खुद के ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे तो आपको हमेशा एक्सपीरियंस के बाद रियलाइज होगा, जब आप गहरे अफसोस और निराशा का शिकार हो चुके होंगे। अपने आप को निष्पक्ष ऑब्जर्व करने का अर्थ है अपने फेवर में निर्णय किए बिना अपना सुपरविजन करना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जीवन में मिले कठोर व्यवहार को देखते हुए ऐसा करना इतना आसान ना हो। व्यक्ति किसी भी गलती को इमोशनल पेन से जोड़ना सीख जाता है। कोई भी इमोशनल पेन की स्थिति में रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए हम आम तौर पर यह स्वीकार करने से बचते हैं कि हमने कोई गलती की है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में गलतियों का सामना नहीं करने के आमतौर पर उतने विनाशकारी परिणाम नहीं होते जितना अगर हम ट्रेडर के रूप में अपनी गलतियों का सामना करने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं ट्रेडर्स के साथ काम कर रहा होता हूं तो मैं एक सिनेरियो का उपयोग यह बताने के लिए करता हूं कि वे कितनी अनिश्चित स्थिति में हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं उन्हें एक सकरे पुल पर चलने की कल्पना करने के लिए कहता हूं, जहां पुल की चौड़ाई ट्रेडर्स द्वारा ट्रेड किए जाने वाले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड कर रहा है तो मान लीजिए कि वह एक चौड़े 20 फीट के पुल में चल रहा है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, लोगों की पोजीशन बढ़ते जाएगी, पुल की चौड़ाई कम करते जाइए। मतलब यह है कि जितने चौड़े पुल में आप चलेंगे आपको नीचे गिरने का डर उतना कम होगा और जितने सकरे पुल में आप चलेंगे आपको नीचे गिरने का डर और खतरा ज्यादा होगा। वैसे ही जितने कम कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड करेंगे आपको कम डर रहता है, कम फियर रहता है लॉस को लेकर, और जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आप होल्ड करके रखेंगे, छोटी छोटी अप और डाउन टिक्स भी आपको विचलित करती है। इसी को समझाने के लिए यह उदाहरण हमने लिया है। अब मान लेते हैं कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब वह एक चौड़े पुल में चल रहा है, तो पुल में चलने पर थोड़ा बहुत गिरने से, फिसलने से उसे डर नहीं लगेगा क्योंकि पुल की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। वह गिरेगा भी तो पुल में ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाते जाते हैं, जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए उसी पुल की चौड़ाई कम है। अब अगर कोई सकरे पुल में चल रहा है और वह थोड़ा सा भी फिसल जाए और मान लेते हैं कि पुल से नीचे तल की गहराई 1 किलोमीटर नीचे है, तो अब आप सोचिए कि उस व्यक्ति के मन में कितना डर होगा, वह कितना सहमा हुआ आगे बढ़ेगा, कितने घबराहट के साथ वह आगे बढ़ेगा। और उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसे कोई डर नहीं है, पुल की चौड़ाई 20 फीट है, वह बीचों बीच चल रहा है, अगर वो गिरेगा तो पुल में ही रहेगा, नीचे गिरने का डर बहुत कम है उसे।
हाँ, लेकिन इस स्थिति में भी अगर वह इस चौड़े पुल के किनारे से चल रहा है तो स्लिप होने पर गिरने पर वह भी नीचे ही गिरेगा। ये कंडीशन उन लोगों के लिए अप्लाई होती है जो कम कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के बाद भी पूरी लापरवाही के साथ ट्रेडिंग करते हैं और अपने पूरे कैपिटल को लूज करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट को देते हैं। और जिनके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वह यह मान सकते हैं कि वह बहुत ही सकरे पुल में चल रहे हैं और एक छोटी सी भी चूक या मार्केट का उनके विपरीत दिशा में छोटा सा भी मूवमेंट उनको विचलित कर देगा, या यह कह सकते हैं कि वे पुल से स्लिप होकर नीचे गिरने के खतरे को महसूस करेंगे और यह गिरावट या यह मूवमेंट ऐसा होगा कि स्लिप होने के बाद बीच में रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, वह सीधा नीचे तली में जाकर गिरेगा। मतलब ट्रेडिंग से यह है कि अगर आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है और अगर आपसे चूक हो जाती है तो आपके पास अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का भी समय नहीं मिलेगा। वह लॉस एकदम से बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, आप किसी भी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होंगे। और इससे ही हम इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पुल से गिरने के बाद आप सीधे तली में ही जाकर रुकेंगे, मतलब बहुत बड़े लॉस को आपने आमंत्रण दे दिया होगा। उम्मीद है इस एग्जाम्पल के पीछे की साइकोलॉजी को आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। यदि कंसिस्टेंट रिजल्ट जनरेट करना, एरर्स को ढूंढना और उसे दूर करना है तो यह कहना सही है कि यदि आप एक गलती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है यह बहुत कम लोग कर पाते हैं और यही कारण है कि इतने कम कंसिस्टेंट विनर्स हैं। वास्तव में किसी गलती को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति मानव जाति में इतनी व्यापक है कि यह माना जा सकता है कि यह मानव स्वभाव की एक अंतर्निहित विशेषता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कारण यह है, क्योंकि गलती करना जीवन का एक स्वाभाविक कार्य है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जिस पर पहला, हमारे सभी बिलीफ हमारी इच्छाओं के पूर्ण सामंजस्य में हो और दूसरा, हमारे सभी बिलीफ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हों कि वे पर्यावरण के साथ पूरी तरह से कंसिस्टेंट हों या उनके अनुसार ही हों। जाहिर है हमारे बिलीफ्स पर्यावरण के पूर्णतः अनुरूप तो नहीं है, अर्थात गलती करने की संभावना है। हम अपने उद्देश्य के लिए उचित कदमों को नहीं समझ पाएंगे। इससे भी बदतर बात यह है कि हम यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम जो चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं हो सकता है, यह हमारी इच्छा के अनुसार उस समय उपलब्ध नहीं हो सकता है जब हम उसे चाहते हैं। दूसरी ओर गलतियां जो हमारे उद्देश्यों के विरोध में बिलीफ का परिणाम है, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि हमारी किसी भी चीज के प्रति धारणा जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है असलियत से अलग कार्य करती हैं और वे ऐसा कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे कठिन एक विचलित करने वाला विचार है जो ध्यान या एकाग्रता में क्षणिक चूक का कारण बनता है। यह महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन जैसे कि सकरे पुल और घाटी के उदाहरण में बताया गया है, जब बहुत कुछ दांव पर लगा होता है तो थोड़ी सी चूक से विनाशकारी परिणाम उत्पन्न हो सकता है। यह सिद्धांत सभी जगह पर लागू होता है, चाहे वह ट्रेडिंग हो, गेम हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो। जब हमारा इरादा स्पष्ट होता है और किसी विरोधी ऊर्जा की तुलना में समान या प्रबल होता है तो हमारी केंद्रित रहने या फोकस्ड रहने की क्षमता अधिक होती है और अधिक संभावना है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। इससे पहले मैंने विनिंग एटीट्यूड को हमारे प्रयासों की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के रूप में डिफाइन किया था, इस एक्सेप्टेंस के साथ कि रिजल्ट चाहे जो भी हो वे हमारे डेवलपमेंट लेवल के परफेक्ट रिफ्लेक्शन है और हमें सिखाते हैं कि बेहतर करने के लिए हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। ग्रेट एथलीट्स और बड़े कलाकारों को अन्य सामान्य लोगों से जो चीज अलग बनाती है वह है उनकी गलती से न डरने का विशेष गुण। उनके न डरने का कारण यह है कि जब वे गलती करते हैं वे उसे खुद की कमी नहीं सोचते, बल्कि उस गलती से सीखकर उनको अपने को और बेहतर बनाने का मौका मिल जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास नेगेटिव चार्ज एनर्जी ही नहीं है। स्वयं की आलोचना किए बिना अपनी त्रुटियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की इस असामान्य क्षमता का कारण क्या है? कारण यह हो सकता है कि वे विशिष्ट गुण वाले माता पिता, शिक्षकों या प्रशिक्षकों के साथ बड़े हुए हैं
जिन्होंने अपने शब्दों और उदाहरणों से उन्हें सच्चे प्यार, स्नेह और स्वीकृति के साथ अपने गलत अनुमानों और त्रुटियों को ठीक करना सिखाया है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोग बिल्कुल विपरीत अनुभव के साथ बड़े हुए हैं। हमें क्रोध, इम्पेशेंस और एक्सेप्टेंस की कमी के साथ अपनी गलतियों को ठीक करना सिखाया गया है। क्या यह संभव नहीं है कि ग्रेट एथलीट्स एवं बड़े प्रसिद्ध कलाकार के लिए उनके पिछले सकारात्मक अनुभवों ने उन्हें यह बिलीफ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया हो कि गलतियां केवल उस मार्ग की ओर इशारा करती हैं जहां उन्हें अपने विकास और सुधार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस तरह की धारणा के साथ नेगेटिव चार्ज एनर्जी के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। फलस्वरूप आत्मनिंदा करने वाले विचारों का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको खुद ऑब्जर्व करने में सक्षम होना चाहिए, और अगर आप गलती करने पर इमोशनल पेन का अनुभव करते हैं तो ऐसा करना मुश्किल होगा। यदि ऐसा है तो आपके पास दो विकल्प हैं। फर्स्ट, गलती करने का क्या मतलब है, इसके बारे में पॉजिटिव चार्ज बिलीफ के साथ काम कर सकते हैं, साथ ही किसी भी नेगेटिव चार्ज बिलीफ को निष्क्रिय कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको यह फर्स्ट चॉइस सही नहीं लगता है तो आप अपनी ट्रेडिंग मैनेजमेंट के तरीके से गलतियों की संभावनाओं की भरपाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और खुद पर निगरानी नहीं रख सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो विशेष रूप से मैकेनिकल स्टेज से ट्रेडिंग करने की इस दुविधा का समाधान होगा। अन्यथा गलतियों से जुड़ी नेगेटिव चार्ज एनर्जी से छुटकारा पाने के बाद अपने आप को मॉनिटर करना सीखना अपेक्षाकृत एक सरल प्रोसेस है। वास्तव में यह आसान है। आपको केवल यह तय करना है कि आप स्वयं की निगरानी क्यों करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको पहले एक स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। जब आप अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हों तो बस अपना ध्यान उस ओर लगाना शुरू करें जो आप सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं। और यदि जब आप देखते हैं कि आप अपने उद्देश्य पर या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकासशील कदमों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, तो अपने विचारों, शब्दों या कार्यों को इस तरह से रीडायरेक्ट करें जो आपके उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में हो। जितनी बार आवश्यक हो रीडायरेक्ट करते रहें। जितना अधिक आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप तेजी से एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो बिना किसी विरोधाभासी बिलीफ या प्रतिरोध के आपके उद्देश्यों के अनुरूप होगा। द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस प्रोसेस को जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उसे मैं सेल्फ डिसिप्लिन कहता हूँ। मैं सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटल टेक्निक के रूप में डिफाइन करता हूँ जो हमारे फोकस को अपने गोल या उद्देश्य की ओर रिडायरेक्ट करता है जब हमारे उद्देश्य हमारे किसी इंटरनल बिलीफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक नई मेंटल फ्रेमवर्क बनाने की टेक्निक है। यह कोई व्यक्तित्व विशेषता नहीं है। लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पैदा नहीं होते हैं। अनुशासन के साथ पैदा होना संभव ही नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रोसेस में उपयोग की जाने वाली टेक्निक के रूप में कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है। यह मेरे जीवन का एक उदाहरण दिया गया है जो इस टेक्निक के काम करने की अंडरलाइंग डायनेमिक्स को दिखाता है। 1978 में मैंने फैसला किया कि मुझे एक रनर बनना है। मुझे ठीक से याद नहीं कि मेरी अंतर्निहित प्रेरणा क्या थी, सिवाय इसके कि मैंने पिछले 8 वर्षों को एक बहुत ही निष्क्रिय रूप में बिताया था। मैं किसी भी खेल या शौक में शामिल नहीं था। पहले हाई स्कूल और कॉलेज में मैं खेलों में बहुत सक्रिय था, खासकर आइस हॉकी में। हालांकि कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी मेरी उम्मीद से अलग थी, जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन उस समय मैं इस बारे में कुछ भी करने में पावरलेस फील कर रहा था। इसने निष्क्रियता को जन्म दिया, या यह भी कह सकते हैं कि मैं गंभीर रूप से उदास था। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि मुझे अचानक एक रनर बनने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। शायद मैंने कुछ टीवी कार्यक्रम देखा जिसने मेरी रुचि को जगाया। हालांकि मुझे याद है कि मेरी प्रेरणा बहुत मजबूत थी, इसलिए मैं बाहर गया और अपने लिए कुछ दौड़ने वाले जूते खरीदे, उन्हें पहना और दौड़ने के लिए बाहर चला गया। पहली चीज जो मैंने देखा कि मैं यह नहीं कर सकता था। मुझ में 50 या 60 गज से अधिक दौड़ने की शारीरिक क्षमता नहीं थी। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। मुझे एहसास नहीं था और न ही मुझे कभी बिलीव होगा कि मैं इतना आउट ऑफ शेप था कि मैं 100 गज भी नहीं दौड़ सकता था। यह एहसास इतना निराशाजनक था कि मैंने 2 या 3 सप्ताह तक फिर से दौड़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति से इतना निराश हो गया कि मैं फिर 4 महीने तक नहीं दौड़ा। 1979 में मैं एक बार फिर से रनर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ, लेकिन साथ ही अपनी प्रगति की कमी से बहुत निराश था।
जब मैं अपनी दुविधा पर विचार कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरी एक समस्या यह थी कि मेरे पास काम करने का कोई लक्ष्य नहीं था। यह कहना कि मैं एक रनर बनना चाहता हूँ बहुत अच्छा था, लेकिन इसका क्या मतलब था मैं वास्तव में नहीं जानता था। यह बहुत अस्पष्ट था। मुझे काम करने के लिए कुछ और ठोस करना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गर्मियों के अंत तक 5 मील दौड़ने में सक्षम होना चाहता हूँ। उस समय 5 मील दुर्गम लग रहा था, लेकिन यह सोचकर कि मैं इसे करने में सक्षम हो सकता हूँ, बहुत उत्साह पैदा हुआ। उत्साह के इस बढ़े हुए स्तर ने मुझे उस सप्ताह 4 बार दौड़ने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। पहले सप्ताह के अंत में मुझे यह जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी मेरी सहन शक्ति और हर बार थोड़ा आगे दौड़ने की क्षमता में सुधार करता है। इसने और भी अधिक उत्साह पैदा किया, इसलिए मैं बाहर गया और एक स्टॉप वॉच और एक खाली किताब खरीदी जिसका इस्तेमाल रनिंग डायरी के रूप में मैं करता था। मैंने 2 मील का कोर्स एस्टेब्लिश किया और प्रत्येक तिमाही मील को चिन्हित करता गया। डायरी में मैंने तारीख, अपनी दूरी, अपना समय और हर बार दौड़ने पर शारीरिक रूप से कैसा महसूस किया उसे दर्ज करता गया। अब मुझे लगा कि मैं 5 मील की दूरी पर अपने ठीक रास्ते पर हूँ। निम्नलिखित सबसे बड़े परस्पर विरोधी और विचलित करने वाले विचार थे जो हर बार जब मैंने तय किया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करने के कारणों की संख्या पर चकित था। जैसे बाहर बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लूं। यह सबसे प्रचलित, जैसे ही यह टीवी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब मैं दौड़ने जाऊंगा। ये सारे विरोधी या विचलित करने वाले विचार थे। मैं जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था उस पर अपने सचेत ध्यान को रीडायरेक्ट करने के अलावा मुझे इस परस्पर विरोधी मानसिक ऊर्जा से निपटने का कोई अन्य तरीका पता ही नहीं था। मैं वास्तव में गर्मियों के अंत तक 5 मील तक पहुंचना चाहता था। मैंने पाया कि कभी कभी मेरी इच्छा आंतरिक संघर्ष से अधिक प्रबल होती थी। नतीजतन मैंने अपना रनिंग शूज उठाया, बाहर कदम रखा और दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कई बार मेरे परस्पर विरोधी और ध्यान भंग करने वाले विचारों ने मुझे रोका। वास्तव में शुरुआती चरणों में मेरा अनुमान है कि 2/3 बार मैं परस्पर विरोधी ऊर्जा को पार करने में असमर्थ रहा। मेरे सामने अगली समस्या यह थी कि जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचना शुरू किया जहां अब मैं 1 मील दौड़ पाता था, तो मैं अपने आप से इतना रोमांचित था, मैंने खुद को तर्क दिया कि एक बार जब मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा जहां मैं 2 या 3 मील दौड़ सकूंगा, तो मैं अपने आप से इतना अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा कि मुझे अपने 5 मील के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। इसलिए मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। आप इसे 5 मील का नियम कह सकते हैं। मैंने खुद को पिछली बार दौड़ने की तुलना में कम से कम 1 कदम आगे चलने के लिए प्रतिबद्ध किया। यदि मैं 1 कदम से अधिक आगे दौड़ता तो वह ठीक था, लेकिन यह 1 कदम से कम नहीं हो सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा और गर्मियों के अंत तक मैंने इसे 5 मील तक बना दिया। लेकिन फिर मेरे वहां पहुंचने से पहले वास्तव में कुछ दिलचस्प और पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। जैसे जैसे मैं अपने 5 मील के उद्देश्य को पूरा करने के करीब पहुंचा, धीरे धीरे परस्पर विरोधी विचार गायब होने लगे। आखिरकार वे बिल्कुल भी नहीं थे, वे लुप्त हो चुके थे। उस समय मैंने पाया कि अगर मैं दौड़ना चाहता तो मैं बिना किसी मानसिक प्रतिरोध, संघर्ष या प्रतिस्पर्धी विचारों के ऐसा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। यह देखते हुए कि कितना संघर्ष था, मैं चकित था। अब यदि इन अनुभव को लेते हैं और उन्हें बिलीव्स के नेचर के बारे में अब हम जो समझते हैं उनके संदर्भ में डालते हैं, तो हम कई प्रकार के अवलोकन कर सकते हैं। जैसे पहला, शुरू में रनर बनने की मेरी इच्छा का मेरे मेंटल स्ट्रक्चर में समर्थन का कोई आधार नहीं था। दूसरा, उस समर्थन को बनाने के लिए मुझे वास्तव में कुछ करना था। एक बिलीफ पैदा करने के लिए कि मैं एक रनर हूं के लिए आवश्यक है कि मैं नए बिलीफ के अनुरूप अनुभवों की एक श्रृंखला बनाऊं। याद रखें कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वह हमारे मेंटल सिस्टम में एनर्जी के रूप में योगदान देता है। हर बार जब मैंने एक परस्पर विरोधी विचार का अनुभव किया और अपने उद्देश्य पर सफलतापूर्वक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया, तो दौड़ने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त दृढ़ विश्वास के साथ मैंने इस बिलीफ को एनर्जी में जोड़ दी कि मैं एक रनर हूं। और उतना ही महत्वपूर्ण, मैंने अनजाने में उन सभी बिलीफ से उन एनर्जी को दूर किया जो कॉन्फ्लिक्ट में थे।
विभिन्न टेक्निक्स परस्पर विरोधी बिलीफ को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उस समय मैं इन अंडरलाइन डायनेमिक्स को नहीं समझ पाया था, इसलिए इस तरह की तकनीकों का लाभ उठाने के लिए मैं तैयार नहीं था। थर्ड, अब मैं सहजता से खुद को रनर के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रनर हूँ। वह ऊर्जावान अवधारणा अब मेरी एक पहचान, एक फंक्शनल लेवल का हिस्सा बन गई थी। जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मुझे दौड़ने के बारे में कई परस्पर विरोधी मान्यताएं थी। परिणाम स्वरूप मुझे सेल्फ डिसिप्लिन के टेक्निक्स की आवश्यकता थी। अब मुझे सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमारे बिलीव्स पूरी तरह से हमारे लक्ष्यों या इच्छाओं के साथ अलाइंड होते हैं तो परस्पर विरोधी ऊर्जा का कोई स्थान नहीं होता है। यदि परस्पर विरोधी ऊर्जा नहीं है तो विचलित करने वाले विचारों का कोई स्रोत ही नहीं है। फोर्थ, बिलीव्स को बदला जा सकता है, और यदि एक बिलीफ को बदलना संभव है तो किसी भी बिलीव्स को बदलना संभव है। आप वास्तव में उन्हें नहीं बदल रहे हैं, केवल ऊर्जा को एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा में स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए आपकी मेंटल सिस्टम में दो पूरी तरह से विरोधाभासी बिलीफ एक साथ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बिलीफ से एनर्जी को निकाल दिया है और दूसरी को पूरी तरह से एक्टिव किया है तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कोई विरोधाभास मौजूद ही नहीं है। केवल यह बिलीफ्स की एनर्जी आपके मन की स्थिति, आपकी धारणा, इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन और आपके व्यवहार पर एक बल के रूप में कार्य करने की क्षमता रखती है। अब मैकेनिकली ट्रेडिंग का एकमात्र उद्देश्य अपने आप को लगातार सफल ट्रेडर में बदलना है। यदि आपके मानसिक वातावरण में कुछ ऐसा है जो इस बिलीफ के निर्माण के सिद्धांतों के विपरीत है कि मैं एक कंसिस्टेंट या लगातार सफल ट्रेडर हूं, तो आपको इन सिद्धांतों को एक प्रभावी रूप में एकीकृत करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक की आवश्यकता है। एक बार जब आप अपने गोल या लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब वह आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखें कि कंसिस्टेंसी एक विनिंग ट्रेड या विनिंग ट्रेड सीरीज की एक स्ट्रिंग के समान नहीं है, क्योंकि विनिंग ट्रेड के लिए बिल्कुल कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। कंसिस्टेंसी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो एक बार हासिल हो जाने पर आपको किसी अन्य तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं देता। आपको कंसिस्टेंटली फ्लो में बने रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपकी पहचान का एक स्वाभाविक कार्य होगा। उदाहरण के लिए, अपने रिस्क को प्रीडिफाइन करना कंसिस्टेंट की प्रोसेस में एक कदम है। यदि आपको रिस्क को प्रीडिफाइन करने के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता है, यदि आपको सचेत रूप से इसे करने के लिए खुद को याद दिलाना पड़ता है, यदि आप किसी भी परस्पर विरोधी विचारों का अनुभव करते हैं, या यदि आप खुद को एक ट्रेड में पाते हैं जहां आपने अपने रिस्क को पहले से परिभाषित नहीं किया है, तो यह सिद्धांत आपकी पहचान का प्रमुख कार्यशील हिस्सा नहीं है। यदि ऐसा होता तो यह संभव ही नहीं है कि आप रिस्क को पूर्व निर्धारित ना करें, और यदि जब विरोध के सभी स्रोत निष्क्रिय कर दिए गए हों तो अब आपके किसी अन्य तरीके से एक्ट करने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। एक बार जब जो संघर्ष था वह लगभग सहज हो जाएगा, उस समय अन्य लोगों को यह लग सकता है कि आप कितने अनुशासित हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप बिल्कुल अनुशासित नहीं हैं। आप बस बिलीफ के एक अलग सेट से काम कर रहे हैं जो आपको इस तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है जो आपकी इच्छाओं, लक्ष्यों या उद्देश्यों के अनुरूप हो। क्रिएटिंग ए बिलीफ इन कंसिस्टेंसी, यह बिलीव करना कि मैं एक कंसिस्टेंट विनर हूं, आपका प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन एक रनर बनने के मेरे इरादे की तरह इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़े बिना इसे फॉलो करना बहुत व्यापक है। तो मैं जो करने जा रहा हूं वह इस बिलीफ को उसके सबसे छोटे निश्चित भागों में विभाजित कर देगा और फिर आपको प्रत्येक भाग को एक प्रमुख बिलीफ के रूप में इंटीग्रेट करने के लिए प्लान प्रोवाइड करेगा। निम्नलिखित सब बिलीफ ट्रेडिंग ब्लॉक हैं जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है एक कंसिस्टेंट विनर बनना। मैं कंसिस्टेंट विनर हूं क्योंकि फर्स्ट, मैं ऑब्जेक्टिव रूप से अपने एज या अपॉर्चुनिटी की पहचान करता हूं। सेकेंड, मैं प्रत्येक ट्रेडिंग के रिस्क को प्रीडिफाइन करता हूं। थर्ड, मैं पूरी तरह से रिस्क एक्सेप्ट करता हूं या मैं ट्रेड से बाहर होने के लिए तैयार हूं। फोर्थ, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने एजेस पर कार्य करता हूं। फिफ्थ, मैं खुद को पे कर पाता हूं क्योंकि मार्केट मुझे पैसा उपलब्ध कराता है। सिक्स,
मैं मिस्टेक के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कंटिन्यू मॉनिटर करता हूं। एंड 7th, मैं कंसिस्टेंट सक्सेस के इन सिद्धांतों की परम आवश्यकता को समझता हूं और इसलिए मैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करता हूं। ये बिलीव्स कंसिस्टेंसी के 7 सिद्धांत है। फंक्शनल लेवल पर इन सिद्धांतों को अपनी मेंटल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने के लिए आवश्यक है कि आप जानबूझकर उन अनुभवों की एक सीरीज बनाएं जो उनके अनुरूप हों। यह उस लड़के से अलग नहीं है जो कुत्तों के साथ खेलना चाहता था या रनर बनने की मेरी इच्छा से। इसके पहले कि वह कुत्ते के साथ खेल पाता, लड़के को पहले सिर्फ एक कुत्ते के करीब आने के लिए कई प्रयास करने पड़े। आखिरकार जैसे ही उसकी मेंटल स्ट्रक्चर में ऊर्जा का संतुलन बदल गया, वह बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के कुत्तों के साथ खेल सकता था। एक रनर बनने के लिए मुझे अपने अंदर की हर विरोध के बावजूद दौड़ने का अनुभव पाना था। आखिरकार जैसे जैसे ऊर्जा खुद की इस नई परिभाषा के पक्ष में अधिक से अधिक स्थानांतरित हुई, दौड़ना मेरी पहचान की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन गई। जाहिर है हम यहाँ जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह एक रनर बनने या कुत्ते के साथ खेलने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है, लेकिन प्रोसेस की अंडरलाइन डायनेमिक्स समान है। हम एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरुआत करेंगे। कंसिस्टेंसी का पहला सिद्धांत यह बिलीफ है कि मैं ऑब्जेक्टिव रूप से एजेस की पहचान करता हूँ। यहाँ मेन थिंग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि मार्केट की इंफॉर्मेशन को पेनफुल या एक्साइटमेंट के पर्सपेक्टिव से डिफाइन और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखें, आपको अपने दिमाग को ऑब्जेक्टिव रहने और नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में फोकस्ड रहने के लिए ट्रेंड करना होगा। इस तरह से सोचने के लिए हमारे दिमाग स्वाभाविक रूप से रेडी नहीं होते हैं। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर होने के लिए आपको मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखना होगा। मार्केट के नजरिए से प्राइस मूवमेंट पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा अज्ञात ताकतें अर्थात अदर ट्रेडर्स इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मार्केट के पर्सपेक्टिव से हर पल वास्तव में अद्वितीय है, भले ही वह क्षण ठीक उस तरह दिख या महसूस हो रहा हो जैसे आपके मेमोरी बैंक में पहले से सेव है। जिस क्षण आप या तो निर्णय लेते हैं या मान लेते हैं कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आप स्वतः ही सही होने की अपेक्षा करेंगे। उस समय कोई भी मार्केट इंफॉर्मेशन जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उसे आप पेनफुल तरीके से परसीव करेंगे। पेन की फीलिंग से बचने के लिए आप जो उम्मीद करते हैं और मार्केट जो प्रेजेंट कर रहा है, उसके बीच के अंतर के लिए आपका दिमाग सचेत और पेन अवॉइडेंस सिस्टम दोनों के साथ ऑटोमेटिकली क्षतिपूर्ति करेगा। इस स्थिति में आप जो अनुभव करेंगे उसे आमतौर पर भ्रम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको पेन से बचाने के लिए वही दिखाने की कोशिश करेगा जिससे आपको पेन ना हो, जो कि सत्य नहीं बल्कि एक भ्रम है। भ्रम की स्थिति में आप ना तो ऑब्जेक्टिव हैं और ना ही नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो से जुड़े हुए हैं। इसके बजाय आप सभी विशिष्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स को करने के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं, जैसे हेजिटेशन, रिस्क डिफाइन नहीं करना या रिस्क डिफाइन करते हैं लेकिन लॉस बुक करने से इनकार करना और ट्रेड को एक बड़े लॉस में बदल देना, एक विनिंग ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाना या विनिंग ट्रेड को लूज ट्रेड में बदल देना, एंट्री पॉइंट के करीब आते ही स्टॉप लॉस ले लेना या कैपेसिटी से बड़ी पोजीशन होल्ड कर लेना इत्यादि। मार्केट के 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स आपके एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करेंगे, आपके दिमाग को नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में केंद्रित करेंगे और ट्रेडिंग मिस्टेक्स करने की संभावना को समाप्त कर देंगे। जब आप ट्रेडिंग मिस्टेक्स करना बंद कर देते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आपकी सेल्फ बिलीफ की भावना बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना अधिक होगा, आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। 5 फंडामेंटल ट्रुथ एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड पैदा करेगा जिसमें आप वास्तव में ट्रेडिंग के रिस्क को स्वीकार करेंगे। जब आप वास्तव में रिस्क को स्वीकार करते हैं तो आप किसी भी परिणाम से विचलित नहीं होते। जब आप किसी भी परिणाम से विचलित नहीं होते तो आप एक फियरलेस ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड को अनुभव करेंगे, जहां आप नाउ मूवमेंट पर मार्केट जो कुछ भी प्रेजेंट कर रहा है उस पर विचार करेंगे और कार्य करने के लिए खुद को अवेलेबल रखेंगे। आपका पहला उद्देश्य एक बिलीफ एस्टेब्लिश करना है कि मैं निष्पक्ष रूप से अपने एजेस की पहचान करता हूं। अब चुनौती यह है कि आप यह कैसे करेंगे। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति में कैसे बदलेंगे जो लगातार मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोच सकता है।
परिवर्तन की प्रोसेस आपकी इच्छा और आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी इतनी अधिक चाहनी होगी कि आप ट्रेडिंग के अन्य सभी कारणों, प्रेरणाओं या एजेंडा को छोड़ने के लिए तैयार होंगे, जो कि कंसिस्टेंसी बनने वाले बिलीफ को एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस के अनुरूप नहीं है। यदि आप इस प्रोसेस को अपने लिए कारगर बनाना चाहते हैं तो एक स्पष्ट और दृढ़ इच्छा की परम आवश्यकता है। एक्सरसाइज, लर्निंग टू ट्रेड एंड एज लाइक ए कैसीनो। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य अपने आप को यह बिलीव दिलाना है कि ट्रेडिंग केवल प्रोबेबिलिटीज का सिंपल गेम है। माइक्रो लेवल पर डिफरेंट एजेस के रिजल्ट स्वतंत्र घटनाएं हैं। मैक्रो लेवल पर ट्रेड्स की सीरीज के परिणाम कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं। यदि फर्स्ट, आपके पास वह एज है जो वास्तव में आपके फेवर में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रखती है। सेकेंड, आप उचित तरीके से ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, फॉलोड बाय 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स। तथा थर्ड, आप ट्रेड्स की सीरीज में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फिर कैसीनो की तरह आप गेम के मालिक होंगे और एक कंसिस्टेंट विनर बनेंगे। सेटिंग अप द एक्सरसाइज। फर्स्ट, मार्केट सिलेक्शन। ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा स्टॉक या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं, बस इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी होनी चाहिए। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आप चुन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेटअप आपने डिजाइन किया है या परचेज किया है। न ही आपको बेस्ट सेटअप चुनने और उसमें मास्टर होने के लिए लंबे समय की प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक्सरसाइज सेटअप डेवलपमेंट या एनालिटिकल एबिलिटी के लिए नहीं है। इस एक्सरसाइज को करने से आप जो सीखने जा रहे हैं उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप वास्तव में पैसा कमाते हैं या नहीं। यदि आप इस एक्सरसाइज को एक एजुकेशनल एक्सपेंस मानते हैं तो यह टाइम और एफर्ट को बचाएगा जो आप प्रॉफिटेबल एजेस या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में लगाते हैं। मैं यहाँ कोई ट्रेडिंग सेटअप ऑफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास पहले से ही अपना ट्रेडिंग सेटअप है। सेकेंड, ट्रेड एंट्री। आपके द्वारा यूज किए जाने वाला अपॉर्चुनिटी डिफाइंड ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सिस्टम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि आपको ट्रेड के सक्सेस होने के चांस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। यदि मार्केट आपके ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अलाइन है तो बस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और यदि आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं है तो बस ट्रेड नहीं लेना है। इसके अलावा कोई अन्य एक्सटर्नल फैक्टर आपके ट्रेड को प्रभावित नहीं कर सकता है। थर्ड, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। जो ट्रेड वर्क नहीं कर रहा है उसके लिए भी यही शर्तें लागू होती हैं। आपके सेटअप में क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि ट्रेड वर्क कर रहा है या नहीं। यह जानने के लिए कि ट्रेड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि ट्रेड के काम ना करने की संभावना कम हो चुकी है, जिससे कि आप लिमिटेड लॉस बुक करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर फोकस करें। स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ है, यह मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आपके द्वारा तय किए गए किसी भी रैंडम पॉइंट पर। फोर्थ, टाइम फ्रेम। आपका ट्रेडिंग सेटअप किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है जो आपको सूटेबल हो, लेकिन एंट्री और एग्जिट सिग्नल सेम टाइम फ्रेम में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 मिनट चार्ट का उपयोग करते हैं तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड कैलकुलेशन भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ही होना चाहिए। हालांकि ट्रेड को फिल्टर करने के लिए आप एक से अधिक टाइम फ्रेम में स्विच कर सकते हैं। फिफ्थ, प्रॉफिट बुकिंग। आप मानो या ना मानो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सभी ट्रेडिंग स्किल में से एक है जो कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग में मास्टर बनना शायद सबसे कठिन स्किल है। दुर्भाग्य से इस मुद्दे के जटिल मैट्रिक्स को सुलझाना इस पुस्तक के दायरे से परे है। अदर स्किल सीखने के बाद भी आपको इसको समझने में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग करने का एक तरीका है जो कंसिस्टेंसी के फिफ्थ प्रिंसिपल को फुलफिल करता है। यदि आप अपने आप में एक बिलीफ स्थापित करते हैं कि आप एक कंसिस्टेंट विनर हैं, तो आपको उस बिलीफ के अनुरूप एक्सपीरियंस क्रिएट करने होंगे, क्योंकि बिलीफ्स का उद्देश्य कंसिस्टेंट विनिंग है। आप एक विनिंग ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह एक्सरसाइज का एकमात्र हिस्सा है जिसमें आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में आपके पास कुछ हद तक विवेक या समझदारी होगी।
अंतर्निहित धारणा यह है कि एक विनिंग ट्रेड में आप कभी भी नहीं जान सकते कि मार्केट आपकी दिशा में कितनी दूर तक या कितना लॉन्ग जा सकता है। मार्केट कभी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। आमतौर पर मार्केट ऊपर जाता है और फिर अप मूव के बाद थोड़ा रिट्रेस होता है, और जब मार्केट डाउनवर्ड होता है तो डाउन साइड मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होता है। ये पैटर्न एक विनिंग ट्रेड में बने रहना बहुत मुश्किल बना देते हैं। सामान्य और असामान्य रिट्रेसमेंट के बीच अंतर करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट और ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट होना होगा, जिससे आप यह निर्धारित कर सकें कि मार्केट में अभी भी आपके ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है या यह कोई सामान्य रिट्रेसमेंट नहीं है जिससे अब आपके ट्रेड की दिशा में आगे की गति बहुत कम हो जाती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि मार्केट आपकी दिशा में कितनी दूर जाने वाला है, तो आप कब और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? सवाल यह है कि मार्केट एनालिसिस और ट्रेड स्टॉप करने के लिए संभावित स्पॉट को चुनने की आपकी एबिलिटी के अभाव में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कार्रवाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप अपने पोजीशन को 3 भाग में विभाजित कर लें और एनालाइज करते रहें कि जैसे जैसे मार्केट आपके पक्ष में चलता है, निश्चित पड़ाव पर एक एक करके पार्ट बाय पार्ट ट्रेड से एग्जिट करते रहें। फाइनल पॉइंट पर लास्ट मतलब थर्ड पार्ट से एग्जिट हो जाएं। इसके लिए यदि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। स्टॉक या इक्विटी के केस में 3 या उसके मल्टीपल में स्टॉक होना चाहिए। इस प्रकार आप मैक्सिमम मूव को कैप्चर भी कर लेंगे और साथ ही साथ धीरे धीरे पोजीशन को कम करते हुए रिस्क को कम भी करते चलेंगे। यदि मार्केट अचानक रिवर्स हो जाए तो कम से कम 1 या 2 पड़ाव तक 1 या 2 लॉट के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे हैं और आपके पास 3 लॉट्स की पोजीशन है और जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर देता है और आपको पता नहीं कि यह कहां तक जा सकता है, तो इस स्थिति में आप अपने तीनों लॉट्स को 3 भाग में बांट दें और मार्केट के मूवमेंट में जब आपको संदेह हो कि यहां मार्केट रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है, तो आप फर्स्ट लॉट को एग्जिट कर दें और आगे के मूवमेंट के लिए बाकी लॉट्स को होल्ड करके रखें। यहां आपके एक लॉट का प्रॉफिट लॉक हो गया है। अब यदि मार्केट और आगे आपके डायरेक्शन में जाता है तो बाकी लॉट्स के साथ मार्केट में बने रहें, और यदि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता है तो कम से कम आप एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और यही प्रॉफिट बाकी 2 लॉट्स से स्टॉप लॉस के कारण होने वाले लॉस को कंपनसेट कर देगा। और यदि मार्केट और आगे आपके फेवर में जाता है तो एक और पॉइंट पर आपको फिर से लगता है कि मार्केट यहां रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है, तो सेकेंड लॉट को भी एग्जिट कर दें। इस प्रकार 2 लॉट्स के प्रॉफिट लॉक हो गए हैं। अब थर्ड लॉट को आगे के लिए होल्ड करके रखें। अब यदि मार्केट सेकेंड लॉट के प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिवर्स होता है तो अब आपके पास 2 लॉट्स के प्रॉफिट हैं जो थर्ड लॉट के स्टॉप लॉस हिट होने वाले लॉस को कंपनसेट भी करेगा, और हो सकता है इसके बाद भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहें। और यदि अभी भी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो फाइनल पॉइंट जिसे आपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्क किया हुआ है वहां पर जाके आप अपना थर्ड लॉट एग्जिट कर सकते हैं या उसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी लगती है, यह कम से कम रिस्क रिस्पेक्टिवली मिनिमाइज होती चली जाती है और इस स्थिति में आप रिस्क फ्री केयरलेस स्टेट ऑफ माइंड में काम कर सकते हैं। इस पॉइंट को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक विनिंग ट्रेड में हैं। मार्केट आपके डायरेक्शन में काफी आगे गया लेकिन आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि यह और भी आगे जाएगा। अब यदि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने के बजाय आपके एंट्री पॉइंट पर या उसके बहुत करीब तक आ जाता है, इस स्थिति में आप घबराकर ट्रेड को एंड कर देंगे क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि एक विनिंग ट्रेड लॉस में बदल जाए। लेकिन जैसे ही आप एग्जिट करते हैं मार्केट फिर से आपके डायरेक्शन में वापस जाने लगता है जो एक विनिंग ट्रेड में बदल जाता है। यदि आपने खुद को रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी की स्थिति में रखते हुए स्केलिंग करते हुए कुछ प्रॉफिट को लॉक कर दिया होता तो इस बात की बहुत कम संभावना होती कि उस स्थिति में आप किसी तनाव या चिंता को महसूस करेंगे। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वह है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब है आपको किसी प्रॉफिट के सापेक्ष कितना रिस्क उठाना है। आदर्श रूप से आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:3 होना चाहिए, जिसका अर्थ है आप प्रत्येक 3 रुपए के लाभ के लिए केवल 1 रुपए का रिस्क उठा रहे हैं।
आइए इस रिस्क टू रिवार्ड रेशो के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब यह है कि 3 रुपए कमाने के लिए आपने अपने 1 रुपए को रिस्क में डाला है। अब यह कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, उस ट्रेड में आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है और वहां पे रिस्क में आपके 1 रुपए लगे हुए हैं। मान लीजिए उस ट्रेड में आप जीत जाते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपने 3 रुपए कमा लिए। अब अगले 3 ट्रेड में लगातार हारने के बाद भी आप नेट लॉस में नहीं होंगे। और यदि दूसरी ओर अपन मानते हैं कि मान लीजिए पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया, सेकेंड ट्रेड आपका लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, तो चूंकि लॉस आपका 1 रुपए है तो दोनों ट्रेड में मिलाकर 2 रुपए का आपको लॉस हुआ। और चूंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:3 है और थर्ड ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो आपका प्रॉफिट है 3 रुपए। पहले की दोनों ट्रेड के 2 रुपए के रिस्क को कंपनसेट करके नेट 1 रुपए का प्रॉफिट आपको इस स्थिति में है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड की एक सीरीज बनाई हुई है और इस सीरीज में मानते हैं कि आपके केवल 3 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल रहे हैं, बाकी के 7 ट्रेड में आपने लॉस किया है। अब इस कैलकुलेशन से आप देख पाएंगे कि चूंकि आपने 3 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है, तो 3 ट्रेड में 3 रुपए के हिसाब से 9 रुपए का आपने प्रॉफिट बुक किया है और 7 ट्रेड में आपने लॉस बुक किया है। तो 7 ट्रेड में मतलब आपका लॉस कितना है? 1 रुपए पर ट्रेड। 7 ट्रेड में आपने 7 रुपए का लॉस बुक किया है और 3 ट्रेड में 3 रुपए के हिसाब से आपने 9 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। दोनों के अंतर के बाद भी नेट 2 रुपए का प्रॉफिट आपको है, जबकि आपने केवल 3 ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक किया है और 7 ट्रेड में आपने लॉस बुक किया है। तो यह है इस आदर्श 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो का महत्व, जो कि कम से कम इतना आपका होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड आपके इस रिस्क रिवार्ड रेशो में नहीं बैठता है तो उस ट्रेड को मत लीजिए। मतलब यह है कि कोई आपको ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको 1 रुपए का रिस्क है और प्रॉफिट भी 1 रुपए का है, या 1 रुपए का रिस्क है और प्रॉफिट 2 रुपए का है, तो उससे दूर हट जाइए। मार्केट में हर मिनट हर सेकेंड हजारों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती रहती है। कोई दूसरा ट्रेड ढूंढिए जो आपके इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अनुरूप हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉस करने की स्थिति में भी नेट लॉस में आप ना रहें। अपने सैंपल साइज में फाइनली आप विनर ही बने रहें। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग इन सैंपल साइज। टिपिकल ट्रेडर प्रैक्टिकली रूप से या तो प्रॉफिट करता है या लॉस करता है। अगर वह प्रॉफिट करता है तो वह खुशी खुशी अगले ट्रेड के लिए जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपनी एज या अपॉर्चुनिटी की वैलिडिटी पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। हमें एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि हमें ट्रेड बाय ट्रेड के सीमित सोच से परे सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन को 20 ट्रेड्स या उससे अधिक के सैंपल साइज तक एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पर कुल मिला के ये बताया गया है कि आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, उसके पीछे नहीं भागना है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। और इसके बाद आपको अपना सैंपल साइज डिफाइन कर लेना है, जो यहाँ पे 20 का सैंपल साइज बताया गया है। मतलब 20 ट्रेड्स की एक सीरीज आपको बताई गई है और उन 20 ट्रेड्स को लेना है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, और हर एक इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट को आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनली अगर आप अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स के प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो 20 के सैंपल साइज में अगर आपने 30% भी विनिंग हासिल किए हैं, 30% भी प्रॉफिट आपने बुक किया है, तो फाइनली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। यही है ट्रेडिंग सैंपल साइज और रिस्क रिवार्ड रेशो का महत्व, इंपॉर्टेंस और इनकी विशेषताएं। चलिए अब इसकी टेस्टिंग पे ध्यान देते हैं। टेस्टिंग, जब किसी सेटअप के आधार पर आप ट्रेड डिसाइड कर लेते हैं, तब आपको उनका परीक्षण करना होगा कि वे कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। ध्यान रखें, एक्सरसाइज का उद्देश्य ट्रेडिंग को व्हीकल चलाना सीखने जैसे सीखना है कि कैसे मार्केट के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिविटी में सोचना है, जैसे कि आप एक कैसीनो ऑपरेटर हो। अभी आपके सिस्टम का विनिंग परफॉर्मेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाए कि सैंपल साइज में आप विन टू लॉस रेशो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग द रिस्क।
इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट यह है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके 20 ट्रेड के सैंपल साइज में प्रत्येक ट्रेड पर आपका रिस्क क्या है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि रिस्क को जानना और रिस्क को एक्सेप्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस एक्सरसाइज में जो रिस्क उठा रहे हैं उसके रुपए में मूल्य के साथ आप कंफर्ट रहें, अर्थात उतना नुकसान होने की स्थिति में आपको कोई फर्क न पड़े, आप विचलित ना हो, रिस्क आपकी क्षमता के अंदर हो। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए में से अगर आपके 5 रुपए खो जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपए ही तो हैं, तो वो कहलाता है रिस्क कैपेसिटी के अंदर। लेकिन 100 रुपए में से अगर आपके 20 रुपए खो जाएं तो ये थोड़ा महत्व रखता है, आप इससे थोड़ा विचलित हो जाएंगे। बस यही कहने की कोशिश की गई है कि रिस्क आपके कैपेसिटी के अंदर का होना चाहिए, जो आपको विचलित ना करे, जिससे आप कंफर्ट रहें। चूंकि एक्सरसाइज के लिए आप 20 ट्रेड सैंपल साइज का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकतम संभावित रिस्क यह हो सकता है कि आप सभी पूरे 20 ट्रेड्स में ही लूज करेंगे। यह भी होने की संभावना कि आप सभी 20 ट्रेड में विनिंग होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी यह संभव है। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को इस तरह से एस्टेब्लिश करना चाहिए कि आप सभी 20 ट्रेड में लूज के रिस्क को स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं और चूंकि आपके पास मिनिमम 3 लॉट्स होना चाहिए जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, और मान लेते हैं आपके एक ट्रेड में 2000 रुपए का रिस्क है और 20 ट्रेड्स के सैंपल साइज से मान लेते हैं आप पूरे 20 ट्रेड में लॉस करते हैं, तो आपका मैक्सिमम रिस्क 20 इंटू 2000 बराबर 40,000 है। तो इस रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल होना चाहिए, अर्थात 40,000 लॉस होने पर आपको कोई फर्क न पड़े, आप विचलित ना हो, आप सहज रूप में इसे एक्सेप्ट कर सकें। और यदि आप इस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अपने ट्रेडिंग पोजीशन को कम कर लें ताकि टोटल रिस्क आपकी सहनशीलता के अंदर आ जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपका टोटल रिस्क कैपेसिटी 10,000 है तो आप अपने ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को बदल लें। मान लेते हैं छोटी पोजीशन के लिए फ्यूचर की अपेक्षा आप इक्विटी सेगमेंट में शिफ्ट कर लें और वहां आप छोटे से छोटे साइज में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार मान लेते हैं आप किसी शेयर या इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और आप 30 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं जिसका रिस्क 1000 रुपीज पर ट्रेड है, तो पूरे सैंपल साइज का रिस्क जो है 20 इंटू 1000 इजिकल टू 20,000 है। इस स्थिति में भी यह आपके कैपेसिटी के बाहर है, तो आपको पोजीशन साइज को कम करके 30 क्वांटिटी से 15 कर लेना है, जिससे आपका पर ट्रेड रिस्क 1000 से घटकर 500 हो जाएगा। क्योंकि आपने पोजीशन को हाफ कर दिया है तो रिस्क भी हाफ हो जाएगा। अब आपका रिस्क 500 इंटू 20 इजिकल टू 10,000 है, मतलब आपके कैपेसिटी में है, तो आप सहजता से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से पूरी तरह समझ गए होंगे। डूइंग द एक्सरसाइज, जब आप सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जैसे पोजीशन साइज, सफिशिएंट सैंपल साइज, डिफाइनिंग द रिस्क, रिस्क टू रिवार्ड रेशो इत्यादि, तो अब आपको एक्सरसाइज फॉलो करना है। नियम सरल है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करें जैसे आपने इसे डिजाइन किया है। इसका मतलब यह है कि आपको प्राप्त अपॉर्चुनिटी के अनुसार कम से कम अगले 20 ट्रेड के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा, चाहे कुछ भी हो। आप किसी अन्य बाहरी कारकों से विचलित या प्रभावित नहीं हो सकते हैं, ना आप अपना सेटअप बदल सकते हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी डिफाइन करने का तरीका है, जब तक कि आप एक कंप्लीट सैंपल साइज में ट्रेड पूरा नहीं कर लेते। यदि आप 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स में बिलीव करते हैं और आप मानते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक संभावना का खेल है, तो कैसीनो ओनर की तरह आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड के रिजल्ट को जानने या उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इंडिविजुअल ट्रेड में क्या होने वाला है, आपको मतलब है कंप्लीट सैंपल साइज के ट्रेडिंग सीरीज रिजल्ट से। नतीजतन कोई भय, प्रतिरोध या विचलित करने वाले विचार नहीं होंगे। यह एक्सरसाइज पॉसिबिलिटीज में निष्पक्ष रूप से सोचने की आपकी इच्छा और इस इच्छा के विरोध में आपके अंदर की सभी ताकतों के बीच आमने सामने एक टकराव पैदा करने वाला है। इस एक्सरसाइज को करने में आपको जितनी कठिनाई होगी वह उसी अनुपात में होगी जिस हद तक आपके अंदर ये संघर्ष मौजूद है। यदि आप इस एक्सरसाइज को करने के पहले अपने 2 या 3 प्रयासों को लगभग असंभव पाते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। आपको इन संघर्षों को कैसे हैंडल करना चाहिए?
अपने आप को ऑब्जर्व करें और अपने उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक्स का उपयोग करें। 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स और कंसिस्टेंसी के 7 सिद्धांतों को लिख लें और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उन्हें हर समय अपने सामने रखें। दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें बार बार दोहराएं। हर बार जब आप नोटिस करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इन ट्रुथ्स या सिद्धांतों के खिलाफ है, तो संघर्ष को स्वीकार करें। परस्पर विरोधी ताकतों के अस्तित्व को नकारने की कोशिश ना करें। वे केवल आपके साइकोलॉजिकल पार्ट हैं जो ट्रुथ के अपने वर्जन के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो ठीक उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य निष्पक्ष रूप से सोचना है तो एसोसिएशन प्रोसेस को बाधित करें ताकि आप नाउ मूवमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में रह सकें, ताकि आप मिस्टेक्स करना बंद करें और खुद पर भरोसा करना शुरू कर सकें। तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। जितना हो सके अपनी ट्रेडिंग सेटअप के नियमों का पालन करें। 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने नियमों का पालन करें। फाइनली, ट्रेडिंग की वास्तविक प्रकृति के बारे में आपके सभी संघर्षों का समाधान हो जाएगा। हर बार जब आप वास्तव में कुछ ऐसा करते हैं जो 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स में से एक की पुष्टि करता है, तो आप परस्पर विरोधी मान्यताओं से एनर्जी निकाल रहे होंगे और पॉसिबिलिटीज में बिलीफ और कंसिस्टेंट रिजल्ट उत्पन्न करने की आपकी क्षमता में एनर्जी डाल रहे होंगे। आखिरकार आपकी नई मान्यता इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि यह आपके उद्देश्यों के अनुरूप सोचने और कार्य करने के लिए एफर्टलेस और इजी हो जाएंगी। आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटीज में सोचना आपकी पहचान का एक फंक्शनल पार्ट है। जब आप बिना किसी कठिनाई, प्रतिरोध या परस्पर विरोधी विचारों के कम से कम 20 या अधिक ट्रेड्स के एक सैंपल साइज से गुजरने में सक्षम होंगे, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के एडवांस, सब्जेक्टिव या इंट्यूटिव स्टेज में जाने के लिए तैयार होंगे। एक फाइनल नोट, बिना किसी डेविएशन, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स और हेजिटेशन के अपने प्लान को फॉलो करते हुए ट्रेड्स का कम से कम एक सैंपल साइज से पहले यह अनुमान लगाने की कोशिश ना करें कि इसमें कितना समय लगेगा। इसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा ही। यदि आप एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर बनना चाहते हैं तो 10,000 या अधिक बॉल हिट करने के लिए खुद को समर्पित करना ही होगा। जब तक कि आपके स्विंग में सटीक मूवमेंट कॉम्बिनेशन आपके मसल्स की मेमोरी में इतना अंतर्निहित ना हो जाए कि आपको इसके बारे में सोचना ना पड़े। इस प्रकार जब आप उन गोल्फ के गेंदों को मार रहे होते हैं तो आप किसी के खिलाफ वास्तविक खेल नहीं खेल रहे होते या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि स्किल एस्टेब्लिशमेंट और एक्सरसाइज आपको जीतने में मदद करेगा। एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट विनर बनना कोई अलग बात नहीं है। मैं आपकी महान समृद्धि की कामना करता हूं, लेकिन यदि आप उपयुक्त स्किल प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आपको वास्तव में भाग्य की आवश्यकता ही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। ये बुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन 11 चैप्टर्स में ट्रेडिंग के सभी साइकोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से और इतने डीप लेवल पे डिफाइन किया गया है जो कि किसी और जगह पे मिलना लगभग असंभव है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, कंसिस्टेंट विनर बनना चाहते हैं, तो दृढ़ विश्वास के साथ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। आप अपने ट्रेडिंग कैरियर में बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। ये मैं पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें जो इस बुक्स में बताई गई हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बड़े मिस्टेक और लॉस के कारण को उजागर करने का काम कर रही हैं, जिसको कम करके, एलिमिनेट करके आप एक कंसिस्टेंट विनर बन सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप दृढ़ता के साथ इस वक्त केवल प्रॉफिट को ना देखते हुए अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं होगा। समय लग सकता है, लेकिन जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पूरे सीरीज के पूरे ट्रेड प्रॉफिटेबल हों। आप एक भी ट्रेड में लॉस ना करें, ये माइंडसेट आप हासिल कर सकते हैं। बशर्ते आपको अपने रूल्स को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना होगा और अपने एक्सपेक्टेशन के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। उम्मीद है सारे कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।